Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover all important formulas of the chapter number 12 electromagnetic induction. So the first formula is related to the magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स को हम phi से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b बार डॉट a बार इन वेक्टर फॉर्म। यानी अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, phi इज इक्वल टू b बार डॉट a बार। b का मतलब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया वेक्टर, और फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसको स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। वेयर ये जो थीटा है ये क्या है, बेसिकली वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा एंगल, राइट। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें होती हैं, फॉर सिमेट्रिक सरफेस, अगर हमारा कैसा सरफेस है, सिमेट्रिक सरफेस। सिमेट्रिक सरफेस किसे कहते हैं, जैसे हमारा प्लेन शीट हो गया या क्यूब हो गया या फिर सिलेंडर हो गया, तो ये कैसे सरफेस है, ये सिमेट्रिक सरफेस है। इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसके वजह से थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, हमेशा 0 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 मिल गई तो फिर cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो देयरफॉर इन केसेस में फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बी ए। ठीक है, मोस्टली जो हमारे जो न्यूमेरिकल्स बुक में गिवन होते हैं वो रिलेटेड टू सिमेट्रिक सरफेस ही होते हैं। तो सिमेट्रिक सरफेस के केस में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, b इंटू ए। सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NBA। तो ये फॉर्मूला फ्लक्स का आपको याद रखना है कि फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है इन वेक्टर फॉर्म, b बार डॉट a बार। इसको अगर हम स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ba cos थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फॉर सिमेट्रिक सरफेस लाइक प्लेन शीट, क्यूब या सिलेंडर, ऐसे केस में थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो फिर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b इंटू ए। अगर उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसे क्या लिखा जा सकता है, फाई इज इक्वल टू NBA। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कि हमें पता है ये जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो फैराडेस के 2 लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो फैराडे के सेकंड लॉ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके वजह से होगा, d∅dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किसी भी सर्किट में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें ये बताता है, नेगेटिव साइन का मतलब है ऑपोजिशन, यानी ये जो ईएमएफ है जो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है ये चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है। यानी अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा और फ्लक्स घट रहा है तो घटने नहीं देगा। तो मज़ेदार बात ये है कि ये जो ईएमएफ है वो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ही इंड्यूस हो रहा है और फिर ये उसी चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर हम इसको इन मैग्नीट्यूड लिखें, क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पर नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इन मैग्नीट्यूड इसको क्या लिखा जा सकता है, d∅dt। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। तो EMF इंड्यूस इन द सर्किट इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू d∅dt। तो किसी भी सर्किट में जो EMF इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। तो टाइम के हिसाब से जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, EMF इंड्यूस में फाई की वैल्यू रख के कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, फाई की वैल्यू रख देता हूँ BA। अगर मैंने फाई की वैल्यू BA रख दिया सो देयरफॉर इसे क्या लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू B dA/dt। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको तब यूज़ करना है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो E क्या हो जाएगा, B dA/dt। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो फिर ऐसे केस में E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो d/dt, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, B इंटू ए। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो फिर आपका एरिया वेक्टर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, dB/dt। तो ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है, ये फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम।
अगर टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू AdB/dt। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर। तो ऐसे में मान लेता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस साइन से या तो प्लस साइन से शो कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया कि एक कॉइल को रख देता हूँ, तो सपोज करो ये क्या है, एक कॉइल है या आप लूप बोल सकते हो, और ये क्या है, इसका एक कंडक्टर है। अब क्या होगा कि जब मैं इस कंडक्टर को v वेलोसिटी के साथ ऐसा मूव कराऊंगा तो मूव कराने की वजह से देखो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो वो जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, सो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू BLV। तो B का मतलब तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और V का मतलब क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ये कंडक्टर मूव करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर, जिसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू BLV। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू द EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर। अब यही सीन है, सपोज करो यहाँ पर ये कांस्टेंट इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया है कि रोटेटिंग बार को रख दिया है। तो ये सपोज करो क्या है, एक रोटेटिंग बार है। तो ये अब ये रोटेटिंग बार इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा विथ वेलोसिटी ओमेगा। तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे रोटेट करेगा उस हिसाब से इसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें EMF इंड्यूस होगा। तो वो जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, वही हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू हाफ B⍵L²। ठीक है, तो B तब मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि ट्रांजिशनल मोशन में V वेलोसिटी होती है और एंगुलर में ओमेगा वेलोसिटी होती है। और L का मतलब यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द रोटेटिंग बार। ओके, सो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं आपको याद रखना। अगर ट्रांजिशनल मोशन है तो E इज इक्वल टू BLV, और अगर रोटेशनल मोशन है तो हाफ B⍵L²। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का यहाँ पर मतलब क्या है, देखो कि अगर सपोज करो मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, जो मेरे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें मैंने एक कॉइल या लूप को अंदर रखा और जब मैं इस लूप को बाहर निकालूंगा विथ v वेलोसिटी, तो क्या होगा कि जब ये बाहर निकलेगा तो हीट जनरेट होगी। तो वो जो हीट जनरेट होगी पर यूनिट टाइम यानी पावर के फॉर्म में, उसकी वैल्यू क्या होगी, B²L²V²/R। तो R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस, B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, L का मतलब यहाँ पर क्या है, लेंथ, V यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम इसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाएंगे। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड से इस कॉइल को बाहर की तरफ पुल करेंगे तो वो जो हीट जनरेट होगी पर यूनिट टाइम, दैट इज नथिंग बट पावर, और वो कितना होगा, B²L²V²/R। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू सेल्फ इंडक्टेंस। अब हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस के केस में क्या होता है। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल होती है, उसी कॉइल में हम करंट को चेंज करा के उसके फ्लक्स को चेंज कराते हैं, और जिसके वजह से उसी कॉइल में EMF इंड्यूस होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में जो फ्लक्स चेंज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, कि उस कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है उस हिसाब से उसका फ्लक्स चेंज होगा। सो देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, LI। अब यहाँ पर L का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। सो देयरफॉर अगर मुझे इसे EMF इंड्यूस के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू d∅/dt। सो देयरफॉर E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/dt, और फाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, LI। तो L तो यहाँ पर इंडक्टेंस कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे। सो EMF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज L/di/dt। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका है, EMF इंड्यूस इन एन इंडक्टर, कि किसी भी इंडक्टर में कितना EMF इंड्यूस होगा, L/di/dt। तो di का मतलब यहाँ पर क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, ठीक है, और L का मतलब क्या है, इंडक्टर, या इसे बोल सकते हो आप कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। E तो हमें पता है क्या है, EMF। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी क्या होता है सीन, म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में हमें पता है कि दो कॉइल होती हैं
और दो कॉइल में सीन कैसा होता है कि जब हम एक कॉइल में करंट को चेंज कराते हैं तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, और जब उसमें फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। तो जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी जो फ्लक्स चेंज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। यानी सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। सो देयरफॉर यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, phi s इज इक्वल टू MIP। तो M यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी दो कॉइल की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। सो देयरफॉर अगर हमें ये निकालना हो कि कितना EMF इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी कॉइल में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू d phi बाई dt। सो देयरफॉर इसे क्या लिख सकते हैं, ES इज इक्वल टू d बाई dt, और phi की जगह पर क्या आ जाएगा, MIP। सो देयरफॉर ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू MDIP अपॉन dt। ये फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो जो EMF सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा इट विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल एंड इट विल डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल, राइट। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, UB, या UB का मतलब क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ LI²। तो L का मतलब यहाँ पर क्या है, इंडक्टेंस, I क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टेंस। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। तो इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, L इज इक्वल टू न्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L, ठीक है। यहाँ पर न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और जो न्यू नॉट है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और ये कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो न्यूमेरिकल वगैरह में से हम यूज़ करेंगे। N का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली N को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि अगर सपोज करो ये एक सोलेनॉइड है और इसमें हमने क्या किया है, एक नंबर ऑफ टर्न्स किया है, ठीक है, और इसमें क्या फ्लो होगा, करंट I फ्लो होगा। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है और ये क्या हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल n, और A का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। नाउ सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होती है, B इज इक्वल टू न्यू नॉट NI। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। किसी भी सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, न्यू नॉट NI। तो न्यू नॉट अगेन क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I का मतलब क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इट इज डिनोटेड बाय K। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में देखो क्या होता है कि अगर हम एक कॉइल को दूसरे कॉइल के ऊपर ऐसा लपेट देते हैं तो फिर क्या हम उसे बोलते हैं कि ये कपल्ड है। जब कपल्ड होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, K इज इक्वल टू M अपॉन रूट ऑफ L1 L2। और ये कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो कि एक आपके पास ये कॉइल है, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसके ऊपर आपने क्या किया, एक सेकेंडरी कॉइल को ऐसा कर दिया, ये हो गई आपकी सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो कपलिंग होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, K, और इसका फॉर्मूला होता है M अपॉन रूट ऑफ L1 L2। तो L1 हो जाएगा इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, L2 क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और M का मतलब यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं रिलेटेड टू द ट्रांसफार्मर। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के जो कुछ फॉर्मूले हैं वो क्या है, देखो कि EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन EMF इंड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल। क्योंकि हमने देखा है ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं और वो क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के रोल प्ले करती है। तो उसमें जो EMF इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल अपॉन EMF इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है एंड ES अपॉन EP इज इक्वल टू
IP/IS। अब देखो मैंने इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ भी करंट आया वहाँ पर मैंने कैपिटल I से डिनोट किया है, लेकिन बुक में अगर आप देखोगे तो स्मॉल I से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो आप कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो स्मॉल I से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मुझे थोड़ा कैपिटल I कंफर्टेबल पड़ता है तो इसके लिए मैंने कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहें तो स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो इन टर्म्स ऑफ करंट क्या दिख रहा है हमें कि EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कोयल अपॉन EMF इंड्यूस इन प्राइमरी कोयल इज इक्वल टू करंट इन द प्राइमरी कोयल अपॉन करंट इन द सेकेंडरी कोयल। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि इफ NS इज ग्रेटर देन NP, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कोयल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना है। एंड इफ दूसरा केस क्या बनता है, इफ NS इज लेस देन NP, इसका तो मतलब यही हुआ कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोयल में ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कोयल, तो उसे फिर हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट। सो दिस आर द ओवरऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस चैप्टर। ये सारे फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न करो, देन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, तो वो आपके लिए बहुत आसानी होगी उसमें।